नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जेडीयू की नई टीम तैयार हो गई है और सियासी गलियारे में अपनी धमक रखने वाले नीतीश कुमार ने इस टीम में विशेष रूप से सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा है। 24 नेताओं का नाम शामिल है, एक कार्यकारी अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 12 महासचिव, कोषाध्यक्ष, 8 सचिव और एक प्रवक्ता सह सचिव। पार्टी के 24 अधिकारियों में 11 पिछड़े और अति पिछड़े, 4 दलित, 4 अल्पसंख्यक और 5 सवर्ण। कमेटी में 6 कुर्मी, 2 कोयरी और 4 मुस्लिम नेता। अति पिछड़ा चंदेश्वर चंद्रवंशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो जेडीयू की टीम में एक भी यादव नेता शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जिस तरह से सामाजिक तौर पर इस समीकरण का ख्याल रखा जाता है कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, वैसे क्या जेडीयू ने इस सियासी समीकरण को साधने का प्रयास सफलतापूर्वक किया है? हम इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए नदीम अंसारी जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राकेश रंजन जी जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश तिवारी जी, वैसे तो कहा जा सकता है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब नेताओं को चुना जाता है तो इस बात को लेकर चर्चा जरूर होती है कि क्या हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन इसमें विशेष रूप से अलग अलग सियासी गतिविधियों को परखने वाले ये देखकर हैरान हैं कि यादव समाज का कोई प्रहरी आपकी पार्टी के इस समीकरण में सेट होता नहीं दिख रहा है। राजेश जी क्या कहेंगे? देखिए, जनता दल यू समतामूलक समाज को और गंगा जमुनी तहजीब को स्थापित करने वाले सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों को लेकर के चलने वाला पार्टी है, जिसके सर्वे सर्वा माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो सबको लेकर के गंगा जमुनी तहजीब के धारणा के साथ और न्याय के साथ विकास, जिसका एक मकसद है। एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी हमारे जो पार्टी के चाहे नेता हो या प्रवक्ता हो या वक्ता हो, किसी भी जात और किसी भी धर्म को लेकर के आज तक आप टीका टिप्पणी नहीं सुने होंगे किसी भी विशेष रूप से। हमारा जिस राष्ट्रीय कमेटी जो बना है, आप देख लीजिए, उसमें सबको समायोजित किया गया है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सवर्ण से आते हैं, उसके बाद आपका उपाध्यक्ष हैं अति पिछड़ा से आते हैं, कोषाध्यक्ष जो दलित से आते हैं, प्रधान महासचिव जो हैं कार्यालय के प्रभारी वो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। इस तरह से सभी वर्गों को, सभी समाज को और सभी समुदाय को जोड़ करके एक ऐसा टीम है जो पूरे प्रतिनिधित्व करती है। और निश्चय ही ये टीम एक ऐसी टीम है जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में पूरा हर जात का, हर धर्म का, हर वर्ग का लेकर के प्रतिनिधित्व करती है। और यही कारण है कि सभी एक लंबे अरसे तक जनता का आशीर्वाद रहता है। हर वर्ग का, चाहे वो महिला हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मजदूर हो, हर वर्ग जो है इसको प्रतिनिधित्व के रूप में अपना मानता है। और यही हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का रूपरेखा है। आप बड़े साफगोई से इस बात का जो उल्लेख किया जा रहा है कि यादव समाज से किसी को जगह नहीं दी गई है, उससे जवाब देने से। देखिए, एक चीज जान लीजिए दीपक जी कि जहां तक आप बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते। हम वो नहीं, हम राष्ट्रीय जनता दल नहीं है कि 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना होता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, चाहे वो जेल पर रहे चाहे बेल पर रहे, लगातार 28 वर्षों से अध्यक्ष रहे हैं। अब उसके बाद जो अब उनके आते हैं तो उनका पुत्र जो है कार्यकारी अध्यक्ष हो जाते हैं। तो उस तरह का हमारा कोई संकुलन, फिर उसके मेन प्रधान सचिव हैं जो भोले यादव जी हैं। हम लोग किसी एक समीकरण का नहीं, तो हम सब वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है राजद की तरह से जो एक वर्ग विशेष का राजद का पक्ष हम जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हर पहलू में ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि फला वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिला, फला वर्ग को कोई कुर्सी दी गई या नहीं दी गई। ऐसे में जेडीयू की इस कार्यकारिणी में क्या सब कुछ संतोषजनक लग रहा है? नदीम जी।
देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो कार्यकारिणी किसी भी पार्टी का होता है, ये उसका बहुत ही इंटरनल मैटर होता है, वो किनको जगह देंगे किनको नहीं देंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप बात बात पे किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो उंगलियां कितनी आपकी तरफ है। अभी हमारे जेडीयू के भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन रहते हैं दंगाई पार्टी के सुगोद में। आप बात करते हैं सबका साथ हम लेके चलेंगे, लेकिन जो पार्टी उसके मुख्यमंत्री, दो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलकर एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो जहर उगलते हैं और वो कहते हैं कि हमने उनको सीधा कर दिया है, उसके खिलाफ जेडीयू कोई स्टैंड नहीं लेती है। अभी जेडीयू के साथ बिहार में मुश्किल क्या है कि एक तो इनके पास से सत्ता चली गई है, दूसरी चीज की सत्ता जाने के बाद अब इनके यहाँ से एक स्वर उठा था, आप भी देखे होंगे दीपक जी, कि अब की बार 200 हम लोग कोशिश करें कि 200 के पार जाए। तो क्या ये जेडीयू का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ रहेगा, एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये लोग अभी से 200 की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिसके साथ ये सरकार में है वो सरकार बदलते ही कुछ ऐसे कामों को कर रही है जो वो अपने ही पिछले सरकार के कामों को पलट रही है। अभी आपको पता हो कि विजय सिन्हा जी ने जो कुछ लोगों को निकाला था सीईओ को, उसको रिवर्ट कर दिया गया। दूसरी चीज कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको फिर से टेंडर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं सरकार में, तो हम लोग डे 1 से कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में पहले तो आपस में नुरा कुश्ती चली, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब मुख्यमंत्री बन गया तो अब जेडीयू और बीजेपी के बीच जो नुरा कुश्ती थी वो तो दिख रही है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही नुरा कुश्ती है कि जब वो भी डिप्टी सीएम थे और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो भी डिप्टी सीएम थे, तो बतौर डिप्टी सीएम जो उन्होंने निर्णय लिया, अब दूसरे डिप्टी सीएम जब सीएम बनते तो अपने ही मंत्री के निर्णय को बदल देते हैं। नहीं, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं क्या आप असंतुष्ट हैं? भले ही ये अंदरूनी मामला कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी अंदरूनी नहीं होता है, सब कुछ सार्वजनिक मंच पर होता है, सामाजिक गतिविधियों को लेकर किया जाता है, तो उसे अंदरूनी कहकर जवाब देने से किनारा कर सकते हैं लोग। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आपके पार्टी के नेता इसको लेकर विशेष रूप से सजग रहते हैं, तो क्या इनमें वो सजगता दिख रही है? सवाल इनमें वो सजगता नहीं दिखती है। ये समाज के किसी विशेष वर्ग को बार बार ये कहते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं। अब वहां देखिए कि नीतीश जी के बाद अघोषित तौर पे निशांत जी हैं, निशांत जी को ये लोग लेके घूम रहे हैं, फ्यूचर सीएम का बैनर लग गया, क्या क्या हुआ। तो उनके यहाँ ये जो सामाजिक समीकरण की बात होती है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही करती है, और ऊपर से लेके नीचे तक कांग्रेस के संगठन को जब आप देखेंगे तो उसमें हर एक फ्यूचर वाला झंडा आपके पार्टी के लोग भी लेकर घूम रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम जरा प्रमोद जी का पक्ष जान लेते हैं कि वो क्या समझते हैं। सभी समाज को सही प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है, लेकिन स्पष्ट तौर पर एक समाज कार्यकारिणी में जगह नहीं पाता है, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे सकते हैं प्रमोद जी? देखिए दीपक जी, आपने जनता दल यू के कार्यकारिणी में जो मनोनयन हुआ है पदाधिकारियों का, उसको लेकर के आज जो है डिबेट का विषय आपने रखा है। तो हमारा मानना है, देखिए जो कोई भी व्यक्ति का जब जो नीति होता है, नीतियों का जो क्रियान्वयन होता है और उसका फलाफल जब पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में आम जनमानस पर पड़ता है, तो हम समझते हैं कि उसका जो है कार्यशैली जो है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां जिस प्रकार से आई, जब इन्होंने जनता दल यूनाइटेड ने जिस प्रकार से सामाजिक न्याय को धत्ता बताते हुए समाजवादी सोच को जो है सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में गिरवी रखने का जब काम किया, अपने चेहरे का इस्तेमाल कर जब जनता के बीच गए और उसके बाद जो है उन जनता को ही धोखा देने का काम किया गया, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश और जनमत का जब अपमान किया गया, और जिस सोच को लेकर के चुनाव प्रचार में जनता के बीच ये लोग गए, लेकिन जिनके हाथों में अब बागडोर सौंपने का काम किए हैं, उनकी नीयत और नीति क्या रही है भारतीय जनता पार्टी का, उसका तो चारित्रिक इतिहास रहा है ना। उनके जो नेताओं के जो बोल रहते हैं, वो तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ वो हमेशा जो है नफरती भाषा का प्रयोग करने का काम करते हैं, जहर उगलने का काम करते हैं।
तो ऐसे जनता दल यूनाइटेड के बारे में क्या कहा जाए जो इस प्रकार के क्रियाकलाप में संलग्न है। अब आपने कहा कि एक विशेष वर्ग को इन्होंने ये किया, उसको शामिल नहीं किया, तो अभी मैंने जदयू के भी प्रवक्ता को सुन रहे थे, ये राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे थे। असल में क्या है ना कि राष्ट्रीय जनता दल के बिना न इनका खाना पचता है, ना कोई बात होती है। राष्ट्रीय जनता दल वो एकमात्र पार्टी है जिसने अपने संगठन में भी आरक्षण का जो बना हुआ है मानक, उसको लागू करने का काम किया है, वो राष्ट्रीय जनता दल ही है। ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे थे कि जब से बने हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। जब हमारे पास और बिहार जो हमारे सदस्य बनते हैं, 1 करोड़ से अधिक जो सदस्य होते हैं, जब उनकी सहमति होती है, चूंकि हमारा जो चुनाव होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, दीपक जी मैं बतला देता हूं, वो नीचे से होता है। पहले बूथ लेवल पर चुनाव होता है, पंचायत अध्यक्ष का होता है, प्रखंड अध्यक्ष का होता है, जिला अध्यक्ष का होता है, राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद का गठन होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद का गठन होता है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये आपको पता है। तो जो नीचे से ऊपर तक प्रक्रिया आती है, तो जनता के बीच से जो आवाज है, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और वो भली भांति जब हमारे संगठन को बेहतर तरीके से अपनी जो उनकी जो सोच है, जो सामाजिक न्याय की सोच है, धर्मनिरपेक्षता की जो सोच है, जो भावना है, और दबे तो कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो वो हमेशा लगातार जो है प्रयत्नशील रहते हैं, उसको आधार मान के जब संगठन में भी आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया है, तो क्यों नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और ये संविधान अनुरूप ही है। अगर संविधान अनुरूप नहीं होता तो आज तो जैसे वो नहीं बन पाते। तो इस पर बार बार जो ये टीका टिप्पणी करते हैं, तो अपने जब मन में आता है नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट जाते हैं, जब मन में आता है उसको हटा करके बन जाते हैं। इसके पहले आपने देखा, जब मन में आया ये इस्तीफा दे के जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए, जब मन में आया तो उनको हटा करके अपने मुख्यमंत्री बन गए। आज अपने बेटा को ले आए हैं। तो नहीं, एक सेकंड, अंतिम बात बोल देते हैं। जब ये अपने बेटा को राजनीति में ले आए, जब जीवन भर जो है ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर, परिवारवाद पर जो है ये लोग कटाक्ष करने का काम करते थे, तो आज अगर निशांत जी को राजनीति में लाने का काम किए हैं, तो सबसे पहले इनको जो है माफी मांगनी चाहिए उसके लिए कि समाजवादी सोच को इन्होंने कटघरे में खड़ा करके एक सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में इन्होंने जो है सत्ता देने का काम किया, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे राजेश जी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि दिक्कत होता है, क्या लालू यादव से क्या काबिल कोई नहीं होता है जिसको चुनाव आयोग जिसको निलंबित कर दिया, संविधान पूछा जाता है कि कौन ऐसा नेता है जिसको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का तो लालू यादव प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आपका जो खाता है अरे आप तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए इंसान समाजवाद के आए हैं। चलिए ठीक है, इस पर हम ठीक है राजेश जी, हम इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे जरूर। ठीक है, लालू परिवार को कब ठीक है राजेश का नाम ठीक है आपको रहते प्रमोद जी। हाँ, रियल है कि रामायण बिना रावण के बिना नहीं लिखा जा सकता है, और यही राजनीति का सबसे बड़ा जो है राक्षस राज और सबसे बड़ा एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलू को उल्लेख किया जाना जरूरी है। नहीं, देखिए प्रमोद जी, एक सेकंड हो गया राजेश जी। नहीं ठीक है, आप जाइए गूगल सर्च कीजिए, कहीं भी राजद का अकाउंट नहीं होता। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 10 साल से कांग्रेस का कमेटी तक बिहार में नहीं बना। आप बिहार में कांग्रेस का कमेटी तक नहीं बना। पार्टी है ये अब आप ठीक है, अब आप कुछ बोल रहे हैं राजेश जी। आप नहीं ठीक है, अरे आप कभी सब जितने राज बिहार के लोग देश में जितने नेता हैं, नहीं ठीक है, विचारधारा अगर आप नहीं अपनाइएगा तो कौन सा जाएगा। कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो कांग्रेस को एक साथ लेके नहीं ठीक है, एक सेकंड नहीं आप लोग नदीम जी हाँ वही जवाब तो ले लीजिए राजेश जी। एक ही बात 4 बार बोलने से कोई मतलब नहीं है। नदीम जी
कमेटी की बात हो रही है, क्या इसी वजह से आपके संगठन में कोई कमेटी फॉर्म नहीं हो पा रही है बिहार में, क्योंकि सब कुछ सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं नेता? देखिए, बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से संचालित हो रहा है। अभी आप देखिए कि लगभग 1 महीना पहले ही हम लोगों ने कमेटी नहीं बना। अरे पहले आप बात तो सुनिए, सुन तो लीजिए, वजह तो सुन लीजिए। अरे यही तो है राजेश जी, तो सही बात बोलेगा दिन भर। 10 साल हो 15, एक बार उन्हें सुन तो लीजिए। ठीक है, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। हाँ नदीम जी, ये क्या है कि जवाब नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि इनको जवाब सुनना ही नहीं है। अभी पिछले लगभग 1 महीने की बात है कि हम लोगों ने पूरे बिहार में 40 से बढ़ा करके 53 अपने संगठन के जिला को बनाया और 53 जिला अध्यक्षों की हमने नियुक्ति की है। उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को हमने जगह दी है। अब जब जिला अध्यक्ष का चयन हो गया है, उसके बाद प्रखंड और प्रदेश की कमेटी बनेगी। और कमेटी हम कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम किसी जेडीयू और किसी और पार्टी को लेके जाएंगे। अरे ठीक है, नहीं नहीं, वो उनका टेंशन है ना राजेश जी, उनका टेंशन है, उनको टेंशन लेने दीजिए ना। कह रहे हैं ना, देखिए आप उसकी आलोचना कर सकते हैं कि संगठन वो अपने संविधान के हिसाब से काम करेंगे ना, अपने नेता की इच्छा के हिसाब से काम करें। ठीक है, चेंज होता है, चलिए सब चेंज होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है कि आप उनके कार्यकलापों पर भी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर जी। राकेश जी, अंदरूनी मामला संगठन के कार्यकारिणी के गठन को बताया जा रहा है, लेकिन जो राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, उनका कुछ भी अंदरूनी या व्यक्तिगत या गोपनीय नहीं रहता है, सब कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहता है। क्या लगता है कि जेडीयू एक समाज में संदेश दे सकती थी कार्यकारिणी के माध्यम से, उसमें सफल हो पाई है या कुछ चूक रह गई है? देखिए, मुझे लगता है कि जदयू की जो सबसे बड़ी चिंता थी ना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद, कि पार्टी का भविष्य क्या होगा जी, पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा और पार्टी क्या टूट जाएगी या इसको बचाए रखना है। तो अभी जो कार्यकारिणी का गठन किया गया है, इसमें आपने देखा होगा कि मुख्यतः जदयू ने जो फोकस किया है अपने पुराने कोर वोट बैंक पर किया है। जैसे उनके साथ कोई तो वोट के साथ ईबीसी हैं, उनको उन्होंने वो फोकस किया है। आप देखेंगे इस कार्यकारिणी में जो अपर जाति के लोग हैं वो भी 3-4 की संख्या में रखे गए हैं जी, मुस्लिमों को भी रखा गया है। तो एक तरह से ये पार्टी के जो कार्यक्रम है उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए ये गठन किया गया है और कोशिश ये की गई है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। अगर आप अभी देखेंगे कि जदयू और बीजेपी लगभग कुछ हद तक एक जैसे हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण जातियों में भी कुछ जदयू के वोट हैं, कुछ बीजेपी के अच्छे खासे वोट हैं, जदयू के भी कुछ वोट हैं। हाँ, BC1 में भी धीरे धीरे बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं। अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो वहां पर भी जदयू के वोट हैं, बीजेपी के वोट हैं। तो अगर जदयू एक पार्टी के रूप में नहीं रह पाती है तो वैसे में एक बड़ा सा प्रश्न ये था कि जदयू के वोट किधर शिफ्ट होंगे। तो जदयू ये चाहती थी कि वो एक पार्टी के रूप में अगले 4-5-6 वर्षों तक जरूर जिंदा रहे। आप ना रीजनल पार्टीज के एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं कि जहां पर रीजनल पार्टी के जो मुख्य नेता रहे हैं उन्होंने पावर का ट्रांसफर अपने परिवार के किसी सदस्य को किया तो वो पार्टी तो बच गई, लेकिन जहां पर वो अपने पावर का ट्रांसफर अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं करते हैं वो पार्टी गौण हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लेंगे AIDMK, दक्षिण भारत की AIDMK तमिलनाडु के एक बहुत बड़ी पार्टी इसमें हुआ करती थी जी। और जब MG रामचंद्रन का डेथ होता है, उनका निधन होता है, तो पावर का ट्रांसफर जयललिता को किया गया है। जयललिता उनके परिवार के साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी जयललिता का बहुत गहरा संबंध था MG रामचंद्रन के साथ, तो वो तो पार्टी को बचाई उस समय। लेकिन जब जयललिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर पार्टी को बचना मुश्किल हो गया। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, आप RJD की पार्टी की बात करें, आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, तो ये पार्टियां इसलिए बच पाई क्योंकि वो पावर का ट्रांसफर अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने किया। तो वैसे में अब जदयू के साथ दिक्कत ये थी ना कि नीतीश कुमार जी के रहते हुए वो कोई ऐसा सेकेंड लाइन शायद लीडर तैयार नहीं कर सके या अपने परिवार के किसी सदस्य को पार्टी पावर ट्रांसफर नहीं कर पाए, और ये बहुत लास्ट में निशांत जी को लाया गया। तो निशांत जी जब तक परिपक्व हो जाए, जब तक राजनीति की बारीकियों को समझ लें, सीख लें, तब तक एक पार्टी को जिंदा रहना है।
तो वैसे भी ये जो कार्यकारिणी बनाई गई है, मेरे समझ से जो सामाजिक समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो जदयू का कोर वोट बैंक है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आप देखेंगे इस कार्यकारिणी में 3 मुस्लिम भी हैं। तो मुस्लिम, ठीक है कि बीजेपी के साथ जदयू रहती है तो मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिमों में एक इमोशनल अटैचमेंट जदयू के साथ है, इसलिए उनको रखा गया है। महिलाएं भी 3 की संख्या में है। महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि वो आजकल कास्ट न्यूट्रल वोट बैंक के रूप में जदयू के साथ जुड़ती चली जा रही है महिलाएं, तो उनको भी रखा गया है। जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको भी 2-3 की संख्या में रखी गई है। तो एक संदेश दिया गया है कि जदयू एक पार्टी के रूप में लंबे समय तक सर्वाइव करेगी, काम करेगी। और ऐसे भी जदयू पास 85 सीटें हैं और इतनी जल्दी पार्टी तो टूटने वाली नहीं है। तो पार्टी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहती है और मुझे लगता है कि जो इसकी पार्टनर है बड़े भाई के रूप में बीजेपी, वो भी नहीं चाहेगी कि जदयू इतना जल्दी टूट जाए, क्योंकि जदयू का अगर जदयू टूटता है तो उसके जो कोर वोटर्स हैं वो कहीं आरजेडी में न शिफ्ट कर जाएं। तो इसको लेकर ये भी जो कार्यकारिणी बनाई गई है, मुझे लगता है सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अगले जो 5 साल की राजनीति होगी उनको तय करने के लिए कार्यकारिणी बनाई राकेश गई जी, है। माने कि एक व्यक्ति विशेष को केंद्रित करके जो संगठन खड़ा था उस संगठन को अब सांगठनिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है इस कार्यकारिणी से। हाँ, इस कार्यकारिणी में एक और संदेश ये आया है कि वो पार्टी को अलग रखना चाहते हैं और सरकार को अलग रखना चाहते हैं। जैसा आप देखेंगे सरकार जो संभावित मंत्रियों की बात होती है उसमें अशोक चौधरी जी का नाम पार्टी कार्यकारिणी में है और किसी का नाम तो है नहीं। जैसे आप जदयू के जो बड़े नेता जो पिछले 3-4 वर्षों से सारे पार्टी के डिसीजंस को ले रहे थे, चाहे वो ललन सिंह हो सकते हैं या संजय झा जी हो सकते हैं या फिर विजय चौधरी जी हो सकते हैं, ये सबको आप देखेंगे पार्टी कार्यकारिणी में नहीं रखा गया है। तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, अब पार्टी कार्यकारिणी को बिल्कुल अलग किया जाए और इसमें कुछ फ्रेश ब्लड को भी लाया जाए, कुछ नए लोगों को भी लाया जाए और वो फ्रेश ब्लड शायद निशांत जी को सहयोग कर सके, इसलिए वो लाया जाए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी ये पार्टी कार्यकारिणी बनाई गई है। मतलब एक कहते हैं ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस कार्यकारिणी के जरिए जेडीयू ने वो बढ़ाने का प्रयास किया है बिल्कुल, और अपने कोर वोटर को भी अपने साथ रखना चाहा है। ये नहीं कि उनके कोर वोटर के पास कोई ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाए कि वो किधर जाए, वो बीजेपी के साथ तो जुड़े। ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति विशेष को केंद्रित संगठन अब सांगठनिक ढांचे में ढलता दिख रहा है। कोई व्यक्ति आने वाले समय में उसका केंद्र बिंदु ना हो, बल्कि पूरे सांगठनिक ढांचे के जरिए उस संगठन का संचालन हो और लंबे समय तक वो जनता के बीच लोकप्रिय बना रहे। क्या लगता है प्रमोद जी, हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय कितनी कारगर आपको दिख रही है? क्या लगता है ये लॉन्ग टर्म रन में जेडीयू शिफ्ट हो रही है व्यक्ति विशेष से हटकर? क्योंकि आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है, राजेश जी भी अभी इसी बात को लेकर हमलावर हो गए थे कि आप तो एक परिवार को केंद्रित करके पार्टी चला रहे हैं, अब ये अपना ढांचा बदल रहे हैं। नहीं, देखिए लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र में जनता का विश्वास ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज ये इतने मजबूर क्यों हुए या इतने मजबूर क्यों कर दिए गए कि इनको निशांत जी को लाना पड़ा? मैं तो बार बार सवाल उठा रहा हूं ना कि आखिर जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या नहीं बोले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर। लेकिन राजेश जी जल्दी ले लेंगे, जल्दी वो आप बोल दीजिएगा ना। लेकिन थोड़ा समय देख लीजिए, कम समय है। प्रमोद जी जल्दी से, प्रमोद जी जल्दी से, ठीक है आप देखिएगा। देखिए, लेकिन जब सवाल उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनके पार्टी को समाप्त करने की दिशा में पहल कर दिया गया और जिस प्रकार से भुंजा पार्टी के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार से पलायन करके दिल्ली भेज दिया गया, तो मजबूरी हो गया जो समता पार्टी के समय से जो लोग थे वो पार्टी को बचाने के लिए निशांत जी को लाने के लिए प्रयास करने लगे, निशांत जी को ले आए। लेकिन सवाल हमारा तब भी है कि अगर आप परिवारवाद पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर लगातार आप जैसे कटाक्ष और टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं, आप खुद उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को अपने मंत्रिमंडल में जगह देते हैं जबकि न वो किसी सदन के मेंबर हैं, आप अपने बेटा को ला करके राजनीति में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो फिर जो आपका जो विचार रहा है उस विचार पर कैसे आपको एक माफी मांगनी चाहिए। ठीक है राजेश जी,
हमको नहीं लगता कि आपको जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सवाल भी पूछा कि निशांत को क्यों लेकर आए हैं, और जवाब भी उन्होंने दे दिया कि समता पार्टी के गठन के समय से जो नेता सक्रिय थे वही निशांत को लेकर आए हैं, ताकि पार्टी के लोगों ने तो जवाब निपटारा कर ही दिया। आपको कुछ कहना है? हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, भूजा पार्टी जो भी ये नाम लेते हैं वो जदयू के लोग, देख लीजिए ठीक है, समापन की बात हो गई थी। जो आप एक बात जान लीजिए, भूजा पार्टी जदयू के लोग हैं, लेकिन अगर एक बात बताइए, हरियाणा से पार्टी नहीं ना संचालित होता है। जो संजय यादव जिस तरह से है, और देखिए जिस दिन हो ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट है, कठपुतली का शाहजादा बने तेजस्वी यादव, कठपुतली का शाहजादा, चूंकि इनके पार्टी का देखिए, इनके पार्टी खंड खंड में बट गई है, राजद समाप्त हो रहा है, भाई तेजस्वी यादव ग्रुप चला रहे हैं, चलिए ठीक है, जरूरी ठीक है, समय अभाव है, बातें आ गई, समय अभाव है, माफी चाहेंगे, ठीक है, माफी चाहेंगे, समय अभाव में हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तिवारी जी, प्रमोद सिन्हा जी, नदीम अंसारी जी और राकेश रंजन जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जेडीयू की नई कार्यकारिणी से एक संदेश ये जा रहा है कि सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किए जाने के साथ साथ व्यक्ति विशेष को लेकर केंद्रित संगठन को सांगठनिक के ढांचे में ढाला जा रहा है, और इससे संगठन की जीविका को और लंबा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ये संभावना है। देखना दिलचस्प होगा कि ये कार्यकारिणी संगठन को कितना सजीव करती है, कितना सुदृढ़ करती है और कितना सशक्त करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।